हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मुर्दघट की कहानी का आखिरी भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। इस कहानी के लेखक हैं रिंकेश झूरिया जी। तो जैसा कि हमने पिछले भाग में सुना था कि मयंक और विवेक उस मुर्दघट की तरफ जाते हैं जहां कब्रों में दरारें पड़ने लगती है और सारे मुर्दे बाहर आने लगते हैं और एक बूढ़ी सी औरत उनकी तरफ कुछ रहस्यमय और डरावने तरीके से बढ़ रही होती है। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ उस कहानी में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले 3 भाग नहीं सुने हैं तो पहले वो सुन ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब सुनते हैं मुर्दघट भाग 4। 32 बोर रिवॉल्वर से विवेक ने निशाना साध कर एक के बाद एक 2 गोलियां दागी। निशाना सीधा औरत के दिल पर लगा। वो एक झटके के साथ उचक कर पीछे हो गई। विवेक ने उस पर टॉर्च से रोशनी मारी। मुर्दा औरत ने अपना नीचे सिर झुका रखा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। चेहरे की चमड़ी लटक चुकी थी। होठ और जबड़े के आसपास की चमड़ी गायब थी। दांतों और जबड़े के बीच से टपकती लार उसे और भयानक बना रही थी। मयंक उसका चेहरा देखकर कांप उठा। विवेक की दागी गई गोलियां अगर किसी जिंदा इंसान को लगती तो उसकी मौत निश्चित थी, पर भला मुर्दों का क्या? गोलियां उस मुर्दा औरत की पसलियों के ढांचे में फंस कर रह गई। वो दांत किटकिटाते हुए डरावने तरीके से हंस पड़ी और दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगी। विवेक, भागो! दोनों एक सांस में अपनी जान बचाते हुए सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाकर विवेक ठहर गया। मयंक, रुको, देखो मुर्दे हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं। मयंक पीछे मुड़ा। सचमुच एक भी मुर्दे ने उस मुर्दघट्टे से बाहर कदम नहीं रखा था। दोनों एक घनी झाड़ियों की ओट में छिपकर देखने लगे। एक एक करके सभी मुर्दे अपनी कब्रों में बनी दरारों के अंदर समा गए। आश्चर्यजनक रूप से घास का वो मैदान दोबारा पहले जैसा हो गया। दोनों हैरान हो गए। अंत में सिर्फ औरत खड़ी रही। मयंक, ये शायद इन मुर्दों की सरदार है। विवेक ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वे आगे कुछ देख पाते इससे पहले ही वो औरत उस घने अंधेरे में कहीं विलीन हो गई। दोनों शीघ्रतापूर्वक हवेली में वापस आ गए। सुबह होने में बस थोड़ा ही समय शेष था। वो रस्सी समेटकर उन्होंने बिस्तर के नीचे रख दी। अपनी रिवॉल्वर निकालकर विवेक ने अलमारी में कपड़ों के बीच छिपा दी। दोनों बड़े अशांत हो चुके थे। वे बिस्तर पर लेट गए, पर अब नींद भी नहीं आ रही थी। दोनों को मुर्दघट्टे के उस श्राप पर पूरी तरह यकीन हो चुका था। मयंक ने विवेक की तरफ करवट बदली। तुम्हें क्या लगता है, वो औरत कौन हो सकती है? विवेक, पता नहीं, पर एक बात तो पक्की है, यहाँ के लोग कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। मयंक, ये बात तो है, यहाँ के लोगों ने अपने दिलों में बहुत बातें छुपा कर रखी है। बानपुर भी अपने भीतर न जाने क्या क्या रहस्य समेटे हुए है। सहसा मयंक को कुछ याद आया। उसने तकिए के पास अपना फ़ोन टटोला। फ़ोन में वो तस्वीरें खंगालने लगा। उसे एक तस्वीर मिली। फ़ोन को विवेक की तरफ बढ़ाते हुए वो बोला, ये देखो, ये तस्वीर मैंने हेमा के घर पर ली थी। उसकी बेटी राधा ने दीवार पर यह अजीब सा चित्र बनाया था। विवेक लेटे लेटे उस तस्वीर को देख रहा था। बेड़ियों में जकड़े उस फटेहाल आदमी का चित्र देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर एक छोटी सी बच्ची ऐसा चित्र क्यों बनाएगी? यकीनन उन दोनों को जल्द से जल्द इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। दीपक का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मुर्दघट्टे की दहशत के गवाह मयंक और विवेक भी बन चुके थे। आखिर कौन है वो औरत और कैसे ये श्राप शुरू हुआ? एक जर्जर इमारत और सामने एक बरामदा जिस पर लगे एक फीकी रंगत वाले लकड़ी के बोर्ड पर लिखा है, पुलिस थाना टिगरी। समय दोपहर के 12 बजे। थाने के सामने एक पुलिस जीप आकर रुकती है, जिसमें से उतरते हैं मयंक, विवेक और इंस्पेक्टर मोहन सिंह। मोहन सिंह खनखना कर हंसता है। बाबू, एकमात्र यही जगह है जहां आपको टेलीफोन की सुविधा मिलेगी, अन्यथा बाकी हाल तो आप जानते ही हैं। दरअसल विवेक को क्राइम ब्रांच के अपने चीफ को मिशन प्रोग्रेस की रिपोर्ट देनी थी, इसलिए वो मयंक के साथ यहाँ आया था। सभी थाने के अंदर दाखिल होते हैं। कोने में लगी मेज पर हवलदार बैठा सुस्ता रहा था।
एक दूसरा हवलदार किसी फाइल के पन्ने पलटने में व्यस्त था। एक तरफ लोहे की सलाखों वाली कोठरी थी। मोहन सिंह उन्हें अंदर बने एक कमरे में ले जाता है जो उसका ऑफिस था। वहीं मेज पर एक काले रंग का घिस चुके बटनों वाला टेलीफोन पड़ा था। विवेक रिसीवर कान से लगाकर नंबर डायल करने लगता है। मयंक मोहन सिंह की बातों में उसको उलझाकर बाहर ले आता है। मयंक, तो मोहन जी, आपने कभी किसी खूंखार अपराधी को पकड़ा है? मोहन सिंह हंस पड़ता है। हाँ हाँ, हम यहाँ 25 सालों से हैं। आज तक तो कोई ऐसा मामला पकड़ में ना आया। हाँ, बस कभी कभी चोरी चकारी के मामले सामने आते हैं। इंस्पेक्टर छाती चौड़ी करके मूंछों पर ताव देता है और शेखी बखारता है। जब हम नए नए पुलिस में भर्ती हुए तो चाहते थे हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जहाँ खूब अपराध होते हो, ताकि हम वहाँ के सब अपराधियों को सीधा कर सके। पर मिली ये जगह शहरों से दूर भीड़ों में, जहाँ सरकार तक सुध नहीं लेती। इधर मोहन सिंह के ऑफिस में। हेलो सर, मैं विवेक। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में चीफ अपनी बड़ी सी कांच की मेज पर कुछ डॉक्यूमेंट खंगाल रहा था। विवेक की आवाज़ सुनते ही वो चौकस हो गया। हाँ विवेक, मिशन में कितनी प्रोग्रेस हुई? विवेक, दीपक अभी भी लापता है सर। अभी तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चीफ झल्ला उठता है और विवेक पर बरस पड़ता है। व्हाट आर यू सेइंग? मुझे तुम्हारे मुंह से ये सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। विवेक, सॉरी सर, बस आप मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। मैं चीफ बीच में बोल उठता है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। इन्हीं 2 दिनों में मुझे दीपक सही सलामत इस ऑफिस में चाहिए। अदरवाइज आई विल डिसमिस यू फ्रॉम द ब्रांच। अंडरस्टैंड? यस सर। विवेक फ़ोन रख देता है। अब उसे किसी भी हाल में 2 दिनों के भीतर इन रहस्यों का पर्दाफाश करना है। इसी सोच में डूबा डूबा वो बाहर निकलता है। मयंक और मोहन सिंह सामने ही खड़े थे। मयंक, काम हो गया? विवेक गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देता है। मोहन सिंह, चलिए फिर आपको बानपुर छोड़ आता हूँ। सभी वापस बानपुर आ गए। विवेक के पास अब बहुत कम टाइम बचा था। वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने मोहन सिंह को गांव के बीच में ही रोक दिया। मोहन सिंह जी, गाड़ी यहीं रोक दीजिए। उसे लग रहा था कि दीपक इसी गांव में है, किसी ऐसी जगह जो उनकी नज़र में नहीं आई। विवेक मयंक को चीफ के साथ हुई सारी बातें बताता है। मयंक, आकाश के पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए। आकाश अपने घर के बाहर लेटा फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास मैला अंचल पढ़ रहा था। उन दोनों को आता देख वो उठ खड़ा हुआ। उसके बोलने से पहले ही विवेक एक सांस में बोल उठा। आकाश, क्या गांव में ऐसा कोई घर या वीरान पड़ी जगह बची है जहां हम नहीं गए? आकाश कुछ जवाब देता इससे पहले एक छोटा सा लड़का नंगे पांव दौड़ते हुए आया। आकाश भैया, जल्दी चलो, भूरी काकी बहुत बीमार है, तुमसे मिलना चाहती है। सभी भूरी काकी के घर की तरफ द्रुत गति से चल पड़े। बुढ़िया की उस टूटी झोपड़ी के बाहर उसके कुछ हितैषी खड़े थे। अंदर खटिया पर मरणासन्न बुढ़िया पड़ी थी। उसके सिरहाने के पास बैठी हेमा कुछ कुछ देर में थोड़ा थोड़ा पानी भूरी काकी के सूखे गले में डाल रही थी। उसकी बेटी राधा भी वहीं बैठी थी। सभी वहां पहुंचे। रामसुख पहले से ही मौजूद था। जैसे ही सब लोग अंदर घुसने लगे तो रामसुख ने मयंक और विवेक को रोक दिया। वो आकाश से अकेले में मिलना चाहती है बाबू। आकाश अंदर गया। हेमा और उसकी बेटी उठकर बाहर आ गए। काकी कठिनाई से सांस ले पा रही थी। अपनी धुंधली पड़ चुकी नज़रों से उसने आकाश की तरफ देखा, मुस्कुराई और उसके चेहरे पर अपने कांपते से दोनों हाथ फिराने लगी। देख, तुझे एक सच्चाई बताती हूँ, तेरा नाना रामसुख ये कभी नहीं बताएगा। बुढ़िया अटक अटक कर बोल रही थी। घर के बाहर मयंक, भूरी काकी को अचानक क्या हुआ? रामसुख, राम जाने बाबू, कल रात को घर आई थी, बोली उल्टियाँ हो रही हैं, दवाई है तो दे। अभी जब मैं तबीयत पूछने आया तो देखा कि खटिया पर बेसुध सी पड़ी है। पास गया तो कहने लगी आकाश को बुला, उससे अकेले में बात करूँगी। भूरी काकी, ये है तेरे अस्तित्व की सच्चाई। मेरे लालच ने तुझ मासूम की खुशियाँ छीनी हैं। मैं पापिन हूँ, हत्यारिन हूँ। 100 मौतें मरूँ तो भी ये पाप ना छूटे। भूरी काकी ने जो उसे बातें बताई, उन्हें सुनकर आकाश को जैसे एक गहरा आघात लगा। जिसको वह सच्चाई समझकर जी रहा था, वो मात्र एक झूठ से बढ़कर कुछ नहीं थी। उस राज ने एक पल में आकाश के सारे जज्बात पलट कर रख दिए।
बुढ़िया रुआ से गले से फिर बोल पड़ी, ए बेटा, मुझ पर एक उपकार कर देना। मैं मरूँ तो चिता को मुखाग्नि तू देना। क्या पता मुझ उल्टा की गति हो जाए। आंसू की एक मोटी सी बूंद उसकी आंख के कोने से नीचे फिसल गई। आकाश से कोई उत्तर देते न बन पड़ा। वो गुमसुम सा झोपड़ी से बाहर निकल आया। किसी से कुछ ना कहते हुए आकाश वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद भूरी काकी के प्राण पखेरु उड़ गए, जैसे उसने आकाश से मिलने के लिए ही सांसें रोक रखी थी। शमशान भूमि में भूरी के पार्थिव शरीर को चिता पर लेटा दिया गया। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मुखाग्नि कौन दे। ठीक उसी समय आकाश वहाँ आया। उसने भूरी काकी की अंतिम इच्छा सबको बताई। मुखाग्नि देकर आकाश हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। चिता धूं धूं कर जल उठी। लपटों से उठती चिंगारियाँ ऊपर अनंत आकाश में विलीन होने लगी। रात गहरा चुकी थी। सभी सो गए, पर रामसुख के घर अभी भी लालटेन की लौ जगमगा रही थी। भूरी काकी से सच्चाई सुनने के बाद आकाश रामसुख से कुछ खफा था। आपने मुझे राज क्यों नहीं बताया? रामसुख दुखी होकर बोला, मुझे तेरी फिक्र थी, और अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फ़ायदा। मैं तुझे भी उन दोनों की तरह। लकड़ी के दरवाजे को बाहर से किसी ने थपथपाया। दोनों चिहुक पड़े। रामसुख ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला। बाहर जमींदार दहल सिंह खड़ा था। वो और हैरान हो गया। मालिक, आप यहाँ? अंदर आइए। दहल सिंह कुछ नहीं बोला। उसने सरकारी दस्तावेज़ों की एक फाइल रामसुख के हाथ में पकड़ा दी। ये क्या है मालिक? तेरे नाती का भविष्य। दहल सिंह ने आकाश की तरफ देखा। उससे रहा नहीं गया। आगे लपक कर उसने आकाश को कसकर छाती से लगा लिया। रौबदार और निष्ठुर व्यक्तित्व का धनी दहल सिंह रो पड़ा। उसने आंखें पोंछकर रामसुख की ओर देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हो सके तो मुझ जैसे अधम नीच को माफ़ कर देना रामसुख। मेरी वजह से तुझे कितने दुख सहने पड़े। रामसुख को जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई। उसकी भी आंखें नम हो गई। दहल सिंह तुरंत वहाँ से बाहर निकल आया। दोनों उसे अंधेरे में ओझल होते देखते रहे। सुबह हुई। सूरज ऊपर चढ़ आया था। विवेक का मनोबल अब टूटने लगा था। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। खिड़की के पास खड़ा वो सुराग का ताना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मयंक भी दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। कमरे में इधर से उधर चक्कर काटता मयंक अचानक रुका। उसकी आंखें चमक उठी। तीक्ष्ण बुद्धि ने जैसे कोई कड़ी ढूंढ निकाली थी। वो विवेक की ओर मुड़ा। विवेक, जल्दी चलो मेरे साथ। बिना कुछ सोचे समझे वो उसके पीछे हो लिया। राधा कहाँ है? हेमा उचक कर पीछे मुड़ी। मयंक और विवेक सामने खड़े थे। बिना कुछ बोले उसने हाथ से इशारा किया। मयंक मिट्टी में खेल रही उस बच्ची के पास गया। राधा ने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराया। जवाब में राधा भी मुस्कुरा दी। मयंक ने अपनी जेब से पेपरमिंट की टॉफ़ियाँ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। राधा ने झपट कर सारी टॉफ़ियाँ ले ली। हेमा और विवेक वहीं खड़े थे। मयंक उसका हाथ पकड़कर दीवार पर बने उन चित्रों की ओर लेकर गया। तुम जानती हो ये कहाँ है? उसने दीवार पर बने अचेत आदमी के चित्र की ओर इशारा किया। राधा ने हाँ में सिर हिलाया। विवेक का माथा ठनक उठा। क्या तुम हमें इसके पास लेकर चलोगी? लड़की ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। तीनों लोग उसका अनुसरण करने लगे। दोपहरी से पहले का समय था। सूरज सिर पर तप रहा था। दहल सिंह के खेत भी सुनसान पड़े थे। मयंक और विवेक ने देखा कि वे मोहन सिंह के साथ यहाँ पहले आ चुके हैं। राधा ने कुछ दूर बने एक बड़े से मकान की ओर इशारा किया। दोनों दंग रह गए। विवेक, ये तो अनाज रखने की कोठरी है। मोहन सिंह ने उन्हें इसके बारे में बताया था। वे तीव्र गति से कोठरी की तरफ भागे। बाहर लकड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। विवेक ने पास पड़े एक पत्थर से ताले पर चोटें मारी और कुछ प्रहारों के बाद ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। दरवाज़ा अंदर धकेलते ही दोनों के आश्चर्य की सीमा न रही। सामने ज़मीन पर दीपक पड़ा था। बेहाल बेसुध साकलों में जकड़ा वो दीपक ही था। दीपक, दीपक! वे दोनों उसकी साकलें खोलने लगे। हेमा हैरान खड़ी ये सब देखती रही। दीपक आधे होश में था। उसका कमज़ोर शरीर देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से यहाँ बंद है। हेमा, इसे मेरे घर ले चलो। मयंक और विवेक उसे किसी तरह लादते हुए घर तक लेकर आए। चारपाई पर लेटाकर उसे पानी पिलाया। काफ़ी दिनों तक बंधन में रहने के कारण दीपक के हाथ पैर नीले पड़ चुके थे। आखिर
दीपक को उस जगह पर किसने बंदी बनाया था? क्या राज था जो दीपक जान गया था बानपुर का? विवेक और मयंक अपने सीक्रेट मिशन पर दीपक को ढूंढने आए थे। अब वो उनके साथ था। विवेक ने कुछ भी छुपाना उचित नहीं समझा। उसने हेमा को सिलसिलेवार सारी बातें बता डाली। कुछ देर आराम करने के बाद दीपक की हालत बोलने लायक हो गई, हालांकि उसमें अभी भी उठने की ताकत नहीं थी। सर, विवेक और मयंक दौड़ कर आए। हाँ दीपक, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? दीपक ने पूरी घटना विस्तार से बताई। लगभग 1.5 महीने पहले मैं बानपुर आया था। अपनी असली पहचान छिपाकर मैं चूने के भंडार की खोज करने वाली खोजी के रूप में आया था। गांव में आकर मैं दहल सिंह की हवेली में ठहरा। गांव वालों से मुझे उस मूर्त घट्टे और वहां हुई मौतों के बारे में काफ़ी जानकारी हाथ लगी। दीपक ने पानी के कुछ घूंट हलक से नीचे उतारे। एक दिन सुबह शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मैं नीचे गया। कमरे में से दहल सिंह और जोरावर सिंह के बहस करने की आवाज़ें आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं चुपके से नीचे जाकर कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। जोरावर सिंह गुर्रा रहा था। बड़े भैया, आप ही के कहने पर मैंने उस गौरी को मौत के घाट उतारा था, भूलिए मत। मैं आगे और कुछ सुन पाता इससे पहले हवेली के एक नौकर को आता देख मैं वहाँ से निकल गया। जोरावर सिंह ने शायद मुझे देख लिया था। उसी दिन हरिया की मौत हुई। शाम को मैं टिकरी थाने गया आपको हरिया की मौत और यहाँ के उस रहस्यमय श्राप के बारे में बताने के लिए। सर, आज कुछ साल पहले हुई उन मौतों की तरह एक मौत और हुई है। यही नहीं, इस गांव में ऐसी सैकड़ों मौतें पिछले कई सालों में हो चुकी हैं। जो हम सोच रहे हैं बात उससे कहीं ज़्यादा खतर। मैं आगे और कुछ बोलता उससे पहले किसी ने भारी चीज़ से मेरे सर पर वार किया। मैं कराहता हुआ वहीं बेहोश होकर गिर गया। वो इंस्पेक्टर मोहन सिंह था। जोरावर सिंह ने उसे मेरे बारे में पहले ही सचेत कर दिया था। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अंधेरी कोठरी में बंधा पाया। मोहन सिंह वहीं मुझे खाना और पानी देकर जाता था। विवेक, इस बहादुर बच्ची ने तुम्हें देख लिया था पर किसी को बता ना सकी। मयंक ने अपनी समझ के दम पर तुम्हें ढूंढ निकाला। विवेक ने सराहना भरी नज़रों से मयंक की ओर देखा। उधर मयंक अपने में ही खोया था। गौरी, ये नाम उसने कहीं सुना था। अरे हाँ, रामसुख की बेटी, उसी का नाम गौरी था। उसने विवेक से कहा। रामसुख, उसकी बेटी गौरी थी, लेकिन जोरावर सिंह ने उसकी हत्या क्यों की? विवेक, ये तो रामसुख ही बताएगा। उसने दीपक की ओर देखा। तुम यहीं आराम करो। दोनों रामसुख के घर की ओर चल पड़े। रामसुख बैलों को चारा डालता। रामसुख अचानक चौंक पड़ा। अरे बाबू, आप? जोरावर सिंह ने तुम्हारी बेटी गौरी को क्यों मारा? रामसुख के चेहरे पर छाई हंसी तुरंत गायब हो गई। पर आपको कैसे? अरे ओ रामसुख भैया, गजब हो गया। हवेली के बड़े जमींदार साहब ने आत्महत्या कर ली। दूर से गुजरते एक आदमी ने रामसुख को आवाज़ लगाई। तीनों चौंक उठे और हवेली की तरफ भागे। हवेली में मातम पसरा था। चारों तरफ हाहाकार मची थी। कमरे की छत से लटकती दहल सिंह की लाश को नीचे उतारा गया और सफ़ेद कपड़ा ओढ़ाकर आंगन में लिटा दिया गया। वे तीनों भी वहां पहुंच चुके थे। रामसुख के पास खड़े हवेली के एक नौकर से पूछा, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, आज सुबह तक मालिक ठीक थे, न जाने क्या सूझा कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। विवेक ने आगे बढ़कर लाश का कफन हटाया और गर्दन की जांच की। मोहन सिंह वहीं खड़ा था। उसने विवेक का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अरे बाबू, ये क्या कर रहे हो? विवेक ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और जेब में हाथ डालकर अपना आईडी कार्ड निकाला। सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ क्राइम ब्रांच, विवेक कश्यप। इतना सुनते भर से ही मोहन सिंह ने कड़क होकर एक सैल्यूट मारा। विवेक चिल्लाकर बोला, जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती लाश यहीं रहेगी। जोरावर सिंह ने रामसुख की बेटी गौरी को क्यों मारा था और दहल सिंह ने आत्महत्या क्यों की? हवेली में काफ़ी भीड़ थी पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस कुछ खुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। मयंक और विवेक के बारे में सबको पता लग चुका था। विवेक ने दहल सिंह के कमरे की तलाशी ली पर कुछ हाथ न लगा। एक बात उसे सताए जा रही थी। फंदे की रस्सी बहुत पतली थी और लाश के गले पर बना निशान बहुत मोटा। वो और कुछ सोचता इससे पहले आकाश वहाँ आया। विवेक के पास आकर उसने कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। दोनों बाहर चले गए। काफ़ी देर बाद बांस के बने
मूढ़े पर जोरावर सिंह बैठा था। अचानक उसकी कनपट्टी पर किसी ने बंदूक रखी। चुपचाप मेरे साथ चल। वो विवेक था। अकस्मात उसका ऐसा बर्ताव देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। शाम ढलने को आई थी। जोरावर सिंह और उसके बेटे दुष्यंत के हाथ बांधे विवेक सबसे आगे चल रहा था। पीछे रामसुख, मयंक, मोहन सिंह, आकाश और बाकी गांव वाले थे। कुछ ही देर में सभी लोग उस मूर्त घट्टे के पास पहुंच गए। विवेक ने धक्का देकर जोरावर सिंह को जमीन पर पटक दिया। उसने गांव वालों की ओर देखकर कहा, क्या आप जानना चाहेंगे मूर्त घट्टे की यह दहशत कैसे शुरू हुई? हाँ हाँ, भीड़ में से आवाज़ें उठी। विवेक ने रामसुख की ओर देखा। रामसुख भी समझ चुका था कि अब राज छुपाने से कोई फायदा नहीं। उसने थोड़ा आगे आकर बानपुर का वो रहस्य बताया जो मयंक और बाकी गांव वाले जानने के लिए कब से बेताब थे। 25 साल पहले सूखे बंजर बीहड़ में बसा बानपुर उस समय बहुत खुशहाल था। लोग खुशी खुशी दहल सिंह के खेत जोतते और आधे मुनाफे के हिस्सेदार बनते। अगर कभी खाने लायक दाने नहीं होते तो दहल सिंह अपने अनाज भंडार में से गांव वालों को अनाज देते। उन्हीं दिनों दहल सिंह का बेटा विलायत में अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव आया। विजय 27 साल का लंबा चौड़ा नौजवान। माँ के गुजर जाने के बाद भूरी काकी ने उसे माँ की तरह पाला था। मोहन सिंह की जीप हवेली के सामने आकर रुकी, जिसमें से विजय उतरा। दहल सिंह सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। विजय ने उनके पांव छुए और पास बैठ गया। अरे ठंडा पानी लाओ, दहल सिंह ने अंदर आवाज़ लगाई। पानी नहीं, परदेसी बाबू को शरबत पिलाइए, बेहद मीठी और नरम आवाज़ में कोई लड़की बोली। विजय अनायासी आवाज़ की ओर आकर्षित होकर मुड़ा। पैरों में बंधी पैजनियों को छनछनाती एक पतली सी लड़की हवेली से बाहर आई। उसके हाथ में शरबत की ट्रे थी। विजय मानो उसे देखता ही रह गया। गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, हिरनी जैसे मोटे मोटे नयन, सुराहीदार गर्दन और धवल वर्णी शरीर, जैसे परमात्मा ने किसी अप्सरा को साक्षात धरती पर उतारा हो। शरबत। विजय मोह जाल से अचानक से बाहर निकला। लड़की सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। विजय कुछ देर बाद उसे पहचान गया। वो गौरी थी। बचपन में उसके साथ खेला करती थी। कुछ सालों में ही वो बहुत बदल चुकी थी। वो उसी की हवेली में काम किया करती। दिन निकलते गए। विजय के मन में गौरी के प्रति अनुराग बढ़ता ही जा रहा था। गौरी भी अपना प्रणय विजय से छुपा ना सकी। रामसुख को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। उसकी पूरी बिरादरी में इतनी सुंदर लड़की किसी की नहीं थी। गौर वर्ण होने के कारण ही उसका नाम गौरी रखा गया। अब वो जवान हो चली थी। गौरी को पता था कि विजय ऊंची बिरादरी का है, लोग उनका प्यार कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन विजय नहीं माना। गांव के मंदिर में गुपचुप तरीके से दोनों ने शादी रचा ली। जब ये खबर हवेली पहुंची तो दहल सिंह कुछ नहीं बोले। उन्हें शायद इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। गौरी अब हवेली की बहू बन गई। रामसुख भी अपनी बेटी के लिए खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिकी न रह सकी। गौरी हवेली की बहू बनकर खुश थी, पर जोरावर सिंह नहीं था। वो अपने भाई के कान भरने लगा। नीची जात की बहू तो ले आए, पर अब समाज का मुंह कौन पकड़ेगा? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हम जमींदारों की इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रहेगी। उसने गौरी के खिलाफ दहल सिंह को भड़काया। एक दिन हवेली की तिजोरी से पुश्तैनी सोने का हार गायब हो गया। काफ़ी ढूंढने पर गौरी के कमरे से वो हार बरामद हुआ। जोरावर सिंह ने जहर उगला। आखिर दिखा दी अपनी औकात। अगर हार ना ढूंढते तो कब का अपने बाप को दे आती। गौरी बेचारी अपनी बेगुनाही के लिए बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। विजय भी स्तब्ध सा खड़ा ये सब देखता रहा। उसे हवेली से बाहर निकाल दिया गया। दहल सिंह को पता था कि जोरावर सिंह ने यह षड्यंत्र रचा है। गौरी अब अपने पिता के पास रहने लगी। वो गर्भवती थी, पर बाप बेटी के अलावा ये बात किसी को पता नहीं थी। अक्सर वो घर के अंदर ही रहती। कई महीने बीत गए। एक दिन विजय बहुत बीमार हो गया। उसका तन नीला पड़ गया, मुंह से फेन आने लगा। शायद उसने जहरीली चीज़ खा ली थी या किसी ने खिला दी थी। वैद्य को आने में देर हो गई और दहल सिंह के सामने उसका जवान बेटा तड़प तड़प कर मर गया। ठीक उसी दिन गौरी बिछौने पर पड़ी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसका मुंह पसीने से तरबतर हो चुका था। प्रसव पीड़ा के दर्द के अलावा उसे विजय के बारे में भी पता लग चुका था। अपने दर्द को कम करने के लिए उसने बिछौने को कसकर पकड़ रखा था। रामसुख भागकर भूरी काकी को बुलाकर लाया। काफ़ी पीड़ा सहने के बाद गौरी ने एक लड़के को जन्म दिया।
इधर हवेली में अपने बेटे की मौत का आघात किसी तरह दहल सिंह ने झेल लिया था, परंतु जोरावर सिंह की एक बात सुनकर वो बुरी तरह आग बबूला हो उठा। मुझे पता चला है भैया, हमारे विजय को जहर उस बदजात गौरी ने दिया था। रात का समय था, बाहर तेज हवाएं चल रही थी, शायद तूफान आने वाला था। गौरी अभी भी बेसुध पड़ी थी। रामसुख और भूरी काकी उसके पास बैठे थे। भूरी काकी, हवेली के लोग मान रहे हैं कि विजय को जहर गौरी ने दिया है। वे इसकी जान के प्यासे बन जाएंगे। रामसुख, इसे कहीं दूर ले जा। अचानक दरवाज़ा जोर से खड़खड़ा उठा। रामसुख दरवाज़ा खोल। बेहद गुस्सेले आवाज़ में कोई बोला। उसने नज़दीक जाकर दरार में से झांका। जोरावर सिंह और मोहन सिंह बाहर खड़े थे। वो घबरा गया। उसने भूरी काकी को बताया। भूरी ने उस नवजात को रामसुख के हाथ में दिया और कहा, जितनी दूर जा सकता है चला जा रामसुख, इस बच्चे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो घर की पिछली खिड़की से निकल भागा। भूरी काकी ने दरवाज़ा खोला। उसे एक तरफ धकेल कर जोरावर सिंह अंदर घुसा। सामने गौरी बेहोश पड़ी थी। मालिक, बुढ़िया मिमियाई, चुप, अगर जबान खोली तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। वो सहम कर चुप हो गई। दोनों गौरी को गाड़ी में डालकर ले गए। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गहरी रात में रामसुख शिशु को छाती से चिमटाए चला जा रहा था। तेज हवाएं चल रही थी, बिजली कौंध रही थी। रामसुख की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गांव से दूर उस पहाड़ी के पास गौरी को जब होश आया तो उसने खुद को एक पुराने से कच्चे मकान में बंद पाया। उसके हाथ पैर बांधे गए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा था। दहल सिंह और जोरावर सिंह ने मकान में दस्तक दी। जोरावर सिंह बोला, यही रही भैया विजय की मौत की गुनहगार। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। चुप साली, तूने हमसे बदला लिया है। दहल सिंह की आवाज़ में तीक्ष्ण दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। गौरी फिर गिड़गिड़ाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है मालिक, मैं तो। जोरावर सिंह, तूने घोर पाप किया है और पाप की माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। वो गौरी की तरफ बढ़ने लगा। नहीं मालिक, नहीं। जोरावर सिंह अपना गमछा लेकर बेरहमी से उसका गला घोंटने लगा। बेचारी गौरी छटपटाते हुए अपने पैर पटकती रही, पर दहल सिंह मूक दर्शक बने उसे देखता रहा। अपने बेटे की मौत का गुस्सा उसकी आंखों में छाया हुआ था। कुछ ही पलों में तड़फड़ाहट बंद हो गई। गौरी का शरीर शिथिल हो गया। उन क्रूर लोगों ने एक मासूम बेगुनाह की जान ले ली। पहाड़ी के पार वाले उस घास के मैदान में मोहन सिंह ने गहरा गड्ढा खोदा। गौरी को मारकर उसकी लाश को वहां दफना दिया गया। इसके बाद बानपुर में मौत का तांडव मचने लगा। गौरी तो मर गई, परंतु उसकी आत्मा प्रतिशोध और कोह में तड़प उठी। उसने खुद को एक जिंदा मुर्दे में तब्दील कर लिया। जो भी पहाड़ी के पास से गुजरता उसे गौरी अपना शिकार बनाती। आकाश को बाकी लोगों की नज़रों से छुपाकर रामसुख ने अपनी बहन के पास भेज दिया था। कुछ दिनों बाद अपनी भतीजी का बेटा बताकर वो उसे वापस बानपुर ले आया। वो उसका दूर का नहीं बल्कि सगा खून था। भीड़ में खामोशी छा गई। लोगों के मन में जोरावर सिंह के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा। विवेक, इन सब की जड़ यही जोरावर सिंह है। सालों से इसके मन में अपने बड़े भाई दहल सिंह के रुतबे को देखकर द्वेष पनप रहा था। ये दहल सिंह की संपत्ति भी हड़पना चाहता था। इसलिए जब गौरी हवेली में आई तो इसे अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा। उसी समय इसने ये कुचक्र रचा। दहल सिंह के कान भरे, बरगलाया और गौरी को झूठा इल्ज़ाम लगाकर हवेली से निकलवा दिया। भूरी काकी, जिसमें एक माँ की तरह विजय को पाला था, उसे ज़मीन और पैसों का लालच देकर अपनी तरफ किया। भूरी ने ही दूध में जहर मिलाकर विजय को दिया था, लेकिन बाद में वो बहुत पछताई। अपनी गलती सुधारने के लिए ही उसने आकाश की बात सबसे छुपा कर रखी। नियति ने उसे कुकर्मों का फल दिया। भूरी के पति और बेटे को बीमारी ने अपना निवाला बना लिया। बरसों तक वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, पर बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी। कुछ दिन पहले उसने हवेली जाकर दहल सिंह को जोरावर सिंह की सच्चाई बता डाली और उसके पोते आकाश के बारे में भी बता दिया। वो हैरत में पड़ गया। जिस छोटे भाई को वो अपना मानता था उसी ने धोखा दिया, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि आकाश उसका वारिस इस दुनिया में था। भूरी काकी ने मरने से पहले आकाश को भी सारी सच्चाई बता दी, जिससे उसका बोझ कम हो गया। जोरावर सिंह से छिपाकर दहल सिंह ने अपनी सारी जायदाद आकाश के नाम कर दी। कल रात रामसुख के घर जाकर उसने अपनी वसीयत के सारे कागजात उसे सौंप दिए। सारा रहस्य गांव वालों के सामने पानी की तरह साफ हो गया।
वे जोरावर सिंह पर और भड़क उठे। उसी के डाह और लालच ने बानपुर की खुशियां मिट्टी में मिला दी। गौरी और विजय को मारा। वे उसे अब जिंदा भी नहीं देखना चाहते थे। मार डालो, खत्म कर दो इसे। भीड़ में गुस्से से भरी आवाज़ें उठने लगी। विवेक जोरावर सिंह को निर्ममतापूर्वक घसीटते हुए मुर्दघट्टे के उस छप्पर के नीचे ले गया। उसने जोरावर सिंह के हाथ पैर कसकर बांध दिए। अपने कर्मों का फल भुगतो जोरावर सिंह। विवेक वहाँ से तुरंत निकल गया। नहीं, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, नहीं। जोरावर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा छा गया था। गांव वाले मुर्दघट्टे से कुछ दूर झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। जोरावर सिंह मुर्दघट्टे में पड़ा तलमलाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, पर उसे बचाने कोई आगे नहीं आया। तभी कड़कड़ की आवाज़ के साथ धरती फटी। सभी सचेत हो गए। चारों तरफ से मुर्दे उस पर झपट पड़े। वो चिल्लाता रहा, पर कुछ ही देर में मुर्दों ने उसके चीथड़े चीथड़े कर डाले। गौरी की बेचैन आत्मा अपने मुर्दा शरीर के साथ वहीं खड़ी थी। जोरावर सिंह अभी भी जिंदा था। गौरी चीखते हुए उस पर टूट पड़ी और तब तक नोचती रही जब तक उसके प्राण न निकल गए। विवेक ने जोरावर के बेटे दुष्यंत की ओर देखा। आगे की सच्चाई उगलेगा या मुर्दों का शिकार बनेगा? दुष्यंत डर कर बोला, बताता हूँ। आज सुबह हवेली में जोरावर सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका पोता भी है? दयाल सिंह, हाँ, वो मेरा खून है। मैंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। हाँ, वो मेरा खून है। मैंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। अपनी वर्षों की तपस्या पर यूँ पानी फिरता देख जोरावर सिंह आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में दयाल सिंह को नीचे पटक दिया और अपने गमछे से उसका गला घोटने लगा। दुष्यंत ने दयाल सिंह को पकड़ रखा था। कुछ देर में उसकी सांसें बंद हो गई। इसे आत्महत्या दिखाने के लिए उन दोनों ने दयाल सिंह के गले में फंदा डालकर उसे कमरे की छत से लटका दिया। गौरी की आत्मा ने जोरावर सिंह को मारकर अपना प्रतिशोध ले लिया था। एक तेज रोशनी मुर्दघट्टे में चमक उठी। सबकी आंखें चौंधिया गई। एक एक करके सारे मुर्दे निढाल होकर नीचे पड़े थे। गौरी की आत्मा शांत हो चुकी थी। मुर्दघट्टे की वो दहशत भी खत्म हो गई। आज की सुबह कुछ अलग थी। बानपुर अब खौफ से मुक्त हो चुका था। गौरी और बाकी लोगों के मृत शरीरों का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया गया। आकाश बानपुर का नया जमींदार बना। उसने खेती में आधे मुनाफे की हिस्सेदारी फिर से शुरू की। गांव की खुशियां वापस लौट रही थी। मयंक और विवेक दीपक के साथ बानपुर से चलने को तैयार हुए। आकाश उनसे गले मिला। अगर आप ना होते तो मैं आज शायद जिंदा भी ना होता। उन्होंने सभी गांव वालों से विदा ली। तभी मयंक का ध्यान कुछ दूर खड़ी एक छोटी बच्ची की तरफ गया। वो राधा थी। मयंक को कुछ याद आया। वो राधा के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और जेब से एक पैकेट निकाला जिसमें पेपरमिंट की टॉफ़ियाँ भरी थी। राधा खुशी के मारे मुस्कुरा उठी। कुछ दिनों बाद बानपुर का वो केस जल्द ही सुर्खियों में छा गया। लोगों में उसी की बात होने लगी, लेकिन मयंक और विवेक ने मुर्दघट्टे की बात किसी को नहीं बताई। दुष्यंत और दयाल सिंह और अपने पिता जोरावर सिंह की हत्या करने के जुर्म में फांसी हुई। मोहन सिंह भी गौरी की हत्या में सम्मिलित होने और रिश्वत लेने के कारण बर्खास्त हो गया। उसे भी कारावास की सज़ा मिली। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बैठा चीफ कुछ फाइलें चेक कर रहा था। तभी उसकी टेबल पर रखा टेलीफोन बजा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हाँ, उसे अंदर भेज दो। कुछ ही देर में कांच का दरवाज़ा धकेल कर विवेक अंदर आया। टेबल के सामने आकर उसने ज़ोरदार सैल्यूट मारा। उसे देखकर चीफ मुस्कुरा उठा। विवेक को बैठने का इशारा करते हुए वो गर्वित भाव से बोला, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू विवेक। तुम इस ब्रांच के सबसे काबिल ऑफिसर हो। थैंक यू सर। इतने कम टाइम में तुम्हारा दीपक को ढूंढना और सालों पुराना केस सॉल्व करना वाकई काबिल तारीफ़ है। चीफ उसकी प्रशंसा करते थक ही नहीं रहा था। तभी उसका फ़ोन दोबारा बजा। इस बार फ़ोन में सामने से आवाज़ सुनकर चीफ के चेहरे की हंसी फुर हो गई। वो कुछ संजीदा हो गया। ओके, इस केस के लिए मैं हमारे एक काबिल इंस्पेक्टर विवेक को भेज रहा हूँ। मयंक के न्यूज़ स्टूडियो में काफ़ी गहमा गहमी थी। चारों तरफ सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। एडिटर साहब ने खुश होकर उसका प्रमोशन कर दिया था। मयंक अपने कैबिन में कुछ परेशान सा बैठा था। उसे अपने टीवी शो रहस्यों की दुनिया के लिए कोई केस नहीं मिल रहा था। उसका दोस्त अभिषेक कैबिन में घुसा। क्या बात है जनाब, बड़े परेशान से लग रहे हो। मयंक, यार टीवी शो के लिए कोई नया केस नहीं मिल रहा है। उसी समय मयंक का फ़ोन बज उठा।
विवेक ने उसे कॉल किया था। हाँ विवेक, एक नए केस में तुम्हारी मदद चाहिए, सामने से विवेक की आवाज़ आई। तो ये था मुर्दघट्टा की कहानी का आखिरी भाग। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।